हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या पढ़ने वाले हैं जी दोस्तों? प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध को जानने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि पहले हम यहाँ के कुछ क्षेत्रों के बारे में जान जाए। यहाँ आखिर कौन कौन सी घटनाएं हुई जो कर्नाटक युद्ध से डायरेक्ट लिंक है, यानी डायरेक्ट एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। एक क्षेत्र था जिसका नाम था कर्नाटक। ये आपका दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु, केरल और केरल के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कर्नाटक है, और ऊपर महाराष्ट्र है, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर ये आपका मुगल हमदा मतलब मुगल साम्राज्य था। ठीक है, ये लगभग में ये भी मुगल साम्राज्य था। लेकिन यहाँ पर कौन कौन शासक थे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में शासक थे कौन? मराठो। यानी महाराष्ट्र में किसका शासन था? तो मराठों का। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी? मराठों का। एकदम फ्री माइंड होगा, एकदम पूरा जोश के साथ ये पढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ पर देखा है महाराष्ट्र में कौन थे? मराठे थे। और आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम था, यहाँ पर लिख सकते हैं हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम था एक व्यक्ति जिसका नाम था निजामुल मुल्क आसफ जा। ठीक है, हैदराबाद के क्या बोल सकते हैं? हैदराबाद का निजाम। क्या नाम था जी? निजामुल मुल्क आसफ जा। निजामुल मुल्क आसफ जा। निजामुल मुल्क आसफ जा। ठीक है दोस्तों, ये हम देख लिए। यानी आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है। वो वर्तमान उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि हैदराबाद के शासक थे निजामुल मुल्क आसफ जा। कौन थे? निजामुल मुल्क आसफ जा। अब देखिए, जो हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जा है, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अर्ध स्वतंत्र शासक थे। क्या थे जी? तो अर्ध स्वतंत्र शासक। इनको क्या बोला जा सकता है? अर्ध स्वतंत्र शासक। यहाँ पे लिख सकते हैं अर्ध स्वतंत्र शासक। ठीक है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र आता था वो लगभग मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ था। इनका क्षेत्र किनके अधीनस्थ था? मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ था। तो हम क्या बोल सकते हैं? अर्ध स्वतंत्र शासक। दूसरा आपका क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये कर्नाटक। कर्नाटक में एक शासक थे यानी सूबेदार थे। कर्नाटक में क्या थे? एक सूबेदार थे जिनका नाम था सादत उल्ला खां। क्या नाम था जी? सादत उल्ला खां। यहां पर लिख सकते हैं सादत उल्ला खां। क्या नाम है? सादत उल्ला खां। सादत उल्ला खां। सादत उल्ला खां। अब देखिए होता क्या है, आखिर हम इसके बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध तो चलिए, हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इन्हीं से उनका क्या है? लिंक है। ठीक है, ये जब तक अगर नहीं समझेंगे तब तक हमको कर्नाटक युद्ध का जो मुद्दा है वो समझ में नहीं आएगा। कर्नाटक युद्ध जो है वो काफ़ी पेचीदा समझिए कि सब्जेक्ट है, काफ़ी पेचीदा टॉपिक है। और उसको अच्छे तरह से समझने के लिए हम यहाँ से चल रहे हैं। हम पूरा वादा के साथ बोल रहे हैं कि आपको 1% भी आपको इस टॉपिक में दिक्कत कहीं भी नहीं होने वाली है। केवल आपको क्या करना है, ये जो नक्शा है इसको ध्यान से देखना है और मेरे बातों को गौर से सुनना है। ठीक है, अगर इतना आप कर लिए तो समझिए कर्नाटक जो युद्ध है वो छू मंतर जैसा आपको क्या हो जाएगा? एकदम याद हो जाएगा बाबू। 100% मैं बोल रहा हूँ, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले देखना क्या है? सादत उल्ला खां। सादत उल्ला क्या थे जी? तो एक सूबेदार थे। सादत उल्ला खां क्या थे? सूबेदार थे। ठीक है, ये तो थे आपके सूबेदार। सूबेदार होने के बावजूद ये अपने आप को क्या समझते थे? नवाब समझते थे। ये थे आपके सूबेदार, और सूबेदार होने के बावजूद ये अपने आप को कर्नाटक का क्या समझते थे? तो नवाब समझते थे। कौन? सादत उल्ला खां।
ठीक है, सादत उल्ला खां अपने आप को नवाब समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि हैदराबाद का जो निजाम है यानी निजामुल मुल्क आसफ जा, ये अर्ध स्वतंत्र शासक होने के बावजूद भी ये क्या सोच रहा है कि कर्नाटक इसके अधीनस्थ में है। मतलब ये मान रहा था कि कर्नाटक जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है। और खुद कर्नाटक के जो सूबेदार थे ये समझते थे कि हम कर्नाटक क्या है, नवाब है। इधर मुगल जो था, मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य संपूर्ण रूप से फैला हुआ था और मुगल साम्राज्य ओरिजिनल में देखा जाए वास्तविक रूप से तो ये दक्कन मुगल क्षेत्र में आते थे। कैसा क्षेत्र, दक्कन मुगल क्षेत्र, क्या बोल सकते हैं, दक्कन मुगल क्षेत्र। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। यानी दक्कन मुगल क्षेत्र में ये आपका कर्नाटक आता था। तो बताइए कि कर्नाटक किसका हुआ, मुगलों का हुआ या हैदराबाद का निजाम का हुआ या सादत उल्ला खां का हुआ। यही तो पेचीदा मामला है भाई, और यहीं से तो स्टार्ट होता है सारी कहानी। ठीक है, अब इसको समझिएगा। सादत उल्ला खां सोच रहे हैं कर्नाटक हमारे मतलब कर्नाटक के हम क्या है, सूबेदार है, ये नवाब है। सूबेदार होते हुए भी अपने आप को नवाब बताता था। दूसरी बात यह है कि हैदराबाद का निजाम सोचता था कि ये जो कर्नाटक है ये हमारे अधीनस्थ में है। लेकिन होता क्या है, इधर मराठे बैठे हुए हैं, मराठे सोचेंगे नहीं इस पर किसका अधिकार है, तो हम कहाँ गए भाई, आपसे में बांट लोगे, हम भी तो हैं साथ में। ये सोच रहे हैं कि इस पर किसका आधिपत्य है, किसका अधिकार है, तो हमारा अधिकार है। अब क्या होगा थोड़ा देख लिया जाए। होता यह है कि सादत उल्ला खां क्या करते हैं, इनके एक पुत्र थे। सादत उल्ला खां के क्या थे जी, एक पुत्र थे। यहाँ पर लिख सकते हैं सादत उल्ला खां का एगो पुत्र था, एगो लड़का था, पुत्र। ठीक है, इस पुत्र का क्या नाम था जी, तो दोस्त अली। क्या नाम था इसका, हम इसके पुत्र का नाम लिख सकते हैं दोस्त अली। दोस्त अली, दोस्त अली खां, क्या लिख सकता है, यानी सादत उल्ला खां का पुत्र था, उसका नाम था क्या, दोस्त अली खां। इनके एक दामाद थे, सादत उल्ला खां क्या थे, एक दामाद थे। क्या बोला जाता है जी, यानी पुत्र का हस्बैंड, यानी दामाद थे, दामाद था एक। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था चांद साहब। क्या नाम था जी, तो चांद साहब। ध्यान से सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा बाबू, क्योंकि कर्नाटक युद्ध आप कितनों बुक पढ़ लीजिएगा समझ में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। कर्नाटक युद्ध आप बुक में कितनों पढ़िए, ज़्यादा यानी 100% आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस पर क्या कर रहा है, कौन किस पर अधिकार कर रहा है, क्यों ये युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसको आप समझिए, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊँ, एकदम आसान भाषा में समझिए। कि आप बोलिएगा तो भोजपुरी में मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्नाटक का सूबेदार कौन है, तो सूबेदार आपका है सादत उल्ला खां। सूबेदार कौन है, सादत उल्ला खां। ठीक है, कर्नाटक पर ये अपने आप को, यानी कर्नाटक पर ये अपना आप ये अपना अधिकार जताते थे। ठीक है, और नवाब समझते थे। और इधर देख रहे हैं मराठे जो थे ये अपने आप को, यानी जो कर्नाटक है यानी कर्नाटक पर अपना अधिकार जताते थे। और साथ साथ देख रहे हैं कि हैदराबाद का जो निजाम था, निजामुल मुल्क आसफ जा, ये खुद को कर्नाटक का नवाब बताता था। और मुगल जो थे दक्कन ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो दक्कन मुगल क्षेत्र में, यानी दक्षिणी भारत में ये मुगल क्षेत्र में कर्नाटक आता था। अब क्या होगा, होता यह है कि सादत उल्ला खां ये क्या कर देते हैं कि अपने पुत्र यानी दोस्त अली खां, इनके पुत्र थे, क्या नाम था इनका, दोस्त अली खां को यहाँ का अगला नवाब घोषित कर देते हैं। यही तो होता है सबसे बड़ा बवंडर। ये क्या करेंगे कि ये तो सूबेदार के पद पर थे, और ये करते क्या है कि अपने पुत्र दोस्त अली खां को क्या कर दे रहे हैं, कर्नाटक का नवाब घोषित कर दे रहे हैं। और जैसे ही ये कर्नाटक का नवाब अपने पुत्र को घोषित करेंगे, अब कहाँ बचने वाले हैं, इधर से मराठा विरोध करेगा, सॉरी महाराष्ट्र, वहीं मराठे विरोध करेंगे, इधर से मुगल विरोध करना शुरू कर देगा, इधर से हैदराबाद का जो निजाम है ये भी इसका विरोध करना शुरू कर देगा, सब लोग इसका विरोध करना शुरू कर देंगे।
मराठे चुपचाप बैठ कर देख रहे हैं कि भाई चलिए ये सब कर क्या रहा है। और एकाएक क्या होता है कि मराठे क्या करेंगे कि 1741 ईस्वी में दोस्त अली जो नवाब बनने वाला था उनकी हत्या कर देंगे। कब? 1741 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1741 ईस्वी में मराठे क्या करते हैं, यानी कर्नाटक पर आक्रमण कर यानी दोस्त अली की क्या कर देंगे, यानी हत्या कर देंगे। क्या कर देते हैं जी? इनकी हत्या कर देते हैं। अब ये तो बेचारे मारे गए, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, आपके जो इनके दामाद थे चांदा बाबू यानी चांद साहब, इनको क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। किनको? चांद साहब को क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे, बंदी बना लेते हैं, ठीक है। कौन बंदी बना लेते हैं? तो आपके मराठे। बात को समझिएगा। कर्नाटक का सूबेदार था शहादतुल्ला खां। ये क्या करेगा कि अपने पुत्र दोस्त अली खां को कर्नाटक का नवाब घोषित कर देगा। और जैसे ही नवाब घोषित करेगा, इसका विरोध आंध्र प्रदेश के शासक यानी बोल सकते हैं हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जाह इसका विरोध करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। ये विरोध करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो मुगल थे वो भी क्या कर देंगे, इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है, अब मराठे चुपचाप ये सब बात को देख रहे हैं कौन कौन विरोध कर रहा है। और ये उठता है एक लाठी फेंस से कुदाल उठाकर एकदम चढ़ाई करता है ले धबाक से, और किनको मार देता है, दोस्त अली को। कहानी खत्म, ना रही बांस न बाजी वसूली। इनकी क्या कर देते हैं, दोस्त अली की हत्या कर देते हैं। और देखिए, अरे भाई हत्या किया तो वहाँ पर किसी न किसी को वहाँ पर क्या कर देना चाहिए, तुम्हें शासक नियुक्त कर देना चाहिए, किसी को नवाब बना देना चाहिए, कोई ना कोई उत्तराधिकार होना चाहिए ना। अभी गधा हुआ क्या करेगा सब कि मराठे दोस्त अली की हत्या भी कर दिए, चांदा साहब को क्या कर लेंगे, बंदी भी बना लिए, ठीक है। शहादतुल्ला खां तो भाग ही गया। अब ये वहाँ पर कर्नाटक पर कोई अगला आपका उत्तराधिकार भी नहीं चुनेंगे। अब दिखाई देगा हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जाह को कि भाई अब तो कर्नाटक की गद्दी क्या है, सून पड़ी हुई है, खाली है, तो काहे ना अपना आदमी को यहाँ पर बैठा दिया जाए। बस समझ रहा है ना। अब ये क्या करेंगे, आपका क्या निजामुल मुल्क आसफ जाह, ये एक अपने सगा व्यक्ति यानी कोई संबंधी था इनका निजामुल मुल्क आसफ जाह का, ये क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम था क्या, अनवरुद्दीन। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बताने के लिए सारा कहानी बताना पड़ा हमको, ठीक है। निजामुल मुल्क आसफ जाह क्या करते हैं, अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब घोषित कर देते हैं। अनवरुद्दीन को कर्नाटक का क्या करेंगे, नवाब घोषित कर देंगे। कर्नाटक का नवाब घोषित कर देंगे। और जैसे ही अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब घोषित किया जाएगा, अब सारा मामला क्या हो गया, यहाँ पर शांत हो गया, ठीक है। अब यहाँ के शासक कौन हो गए, यहाँ के नवाब कौन हो गए, तो आप बोल सकते हैं अनवरुद्दीन, ठीक है। ये एक मुद्दा हो गया। ये क्या हो गया, ये एक मुद्दा हो गया आपका प्रथम कर्नाटक। देखिए प्रथम कर्नाटक में हम लोग को पढ़ना क्या है, फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ेंगे, लेकिन हम ये बताएं क्यों, क्योंकि अब बताएंगे वो कहानी आएगी आखिर क्यों ऐसा हुआ, आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग यूरोप में। ये तो भारत की मामला, भारत की यानी पहला मुद्दा है, आप ये समझ गए। पहला ये मुद्दा जो था ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये इंडिया की थी, भारत में। दूसरा मुद्दा हम आकर देखते हैं कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। दूसरी बात जो है आपको यूरोप में हम आकर देखते हैं। यूरोप में क्या होता है कि यूरोप में क्या होगा, आपका फ्रांस और दूसरा क्या है अंग्रेज, ये आपस में लड़ेंगे। कारण क्या होगा, तो लड़ने का कारण ये था, हम देख सकते हैं पहला हो जाएगा अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। दूसरा हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का मामला,
ये दो मुद्दे को लेकर हम लोग देखते हैं, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे अमेरिकी क्रांति, ठीक है। तो अमेरिकी क्रांति में आप लोग देखे होंगे कि भाई ये आपका जो फ्रांस है वो अमेरिका से इंग्लैंड को हटाने के लिए क्या करता है, लाफायते के नेतृत्व में सेना भेजा था, और फ्रांस की सेना कुछ मुद्रा हथियार सब, यानी फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए अमेरिका के सहयोग में सब कुछ निछावर कर दिया था, ठीक है। तो अमेरिका क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो अब बताइए कि आप क्या कीजिएगा, किसी का सपोर्ट कीजिएगा, मान लीजिए आप मेरे दुश्मन का सपोर्ट कीजिए तो आप मेरे क्या हुए, दुश्मन न हुए जी। अपने दुश्मन से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले आप जो उसका सपोर्ट कर रहा है उससे हम पहले निपटेंगे। तो आप में और हम में क्या हो जाएगा, जो सॉरी आप में हम में नहीं, मतलब जो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, अमेरिका का सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांस। अमेरिकी क्रांति में अमेरिका का सपोर्ट कौन किया था, सहयोग कौन किया था, फ्रांस। और ये अमेरिका के लोग किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो अब इंग्लैंड ये समझेगा कि भाई अमेरिका और फ्रांस दोनों एक हैं, तो अमेरिका अगर दुश्मन है तो फ्रांस भी क्या होगा, दुश्मन हुआ। तो ये एक मुद्दा था जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में क्या हुआ, काफ़ी बोल सकते हैं कि नफरत पैदा हो गई या काफ़ी दूरी बन गई अमेरिका आपका इंग्लैंड और फ्रांसीसियों में, पहला कारण। दूसरा आपका आता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मामला। ये भी एक मामला था जिसके परिणाम स्वरूप यानी आपका फ्रांस और इंग्लैंड आपस में क्या हो गए, लड़ पड़े। अब यूरोप में ये आपस में यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो अब देखिए दोनों का उपनिवेश भारत में है, इंग्लैंड का भी व्यापार चल रहा था भारत के साथ, और आपका फ्रांसीसी भी क्या कर रहे थे भारत में। हमने अभी पढ़ा इसके पहले, यानी जो हम लोग वीडियो देखे हैं उसमें क्या बताया गया है, उसमें फ्रांसीसियों का आगमन के बारे में पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना जी, यानी फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तो उसमें हम आपको बताए थे किस प्रकार फ्रेंको कैरो आया, फ्रेंको मार्टिन आया, उसके बाद आप देख सकते हैं दी लाहे आया, ठीक है, उसके बाद डुप्ले आ रहा है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार ये भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाए थे, दूसरी फैक्ट्री आपका मछलीपट्टनम में लगाए थे। तो मान लीजिए आपका फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार कर रहे हैं और अंग्रेज भी क्या कर रहे हैं, भारत में व्यापार कर रहे हैं। जब फ्रांसीसी और अंग्रेज, यानी जब फ्रांसीसी और अंग्रेज यहाँ दोनों यूरोप में लड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यूरोप में लड़ रहे हैं, तो इनको यहाँ से हाई कमांड से ऑर्डर आएगा, भाई तुम भी इंडिया में क्या करो, लड़ो। ये जब यहाँ पर लड़ रहा है तो यहाँ भी इनको क्या मिलेगा, ऑर्डर मिल जाएगा, आदेश मिलेगा कि तुम भी यहाँ पर क्या करो, यानी ब्रिटिश से कि तुम जाकर फ्रांसीसी के क्षेत्र पर कब्जा करो। फ्रांसीसी वाले को बुलाएगा, तुम जाकर ब्रिटेन वाले के क्षेत्र पर कब्जा करो। तो यहाँ की दुश्मनी अब कहाँ आ गई, भारत में आ गई। बस समझ आ रहा है ना। अब देखिए होता क्या है, वहाँ की दुश्मनी यहाँ आती है तो होता क्या है। सबसे पहले वो खचरवा था जिसका नाम हम नोट करेंगे, इसको मिटा दे रहा है। एक व्यक्ति था, किसमें, अंग्रेजों में, जिसका नाम था बरनोटे। क्या नाम था जी, बरनोटे। अब देखिए बरनोटे क्या करता है कि जैसे ही फ्रांसीसी जहाज भारत में प्रवेश कर रही थी, सभी जहाजों को पकड़कर अपने कब्जा में ले लेता है। बस समझा। अब बताइए, फ्रांसीसी तो कुछ भी नहीं किए थे, यहाँ ये बेचारे कुछ भी नहीं किए थे। झगड़ा का प्रारंभ अगर देखा जाए तो कौन, यानी झगड़ा का बीज कौन बो रहा है, तो आपका बरनोटे। अब बरनोटे क्या था, अंग्रेजी अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, और ये क्या करता है कि फ्रांसीसियों की जहाज़ों को पकड़ लेता है, ठीक है। अब फ्रांसीसियों के जहाज़ों को ये पकड़ लेगा तो डुप्ले महोदय उस समय क्या थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे भारत में। अब डुप्ले क्या करेगा, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति था। अब वो क्या करता है, वो चुपचाप जाता है किसके पास, कर्नाटक के नवाब के पास। हे महाराज, हे अनवरुद्दीन, देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। हमारी जहाज आ रही थी भारत के साथ व्यापार करने, और अंग्रेजों ने क्या कर लिया, बीचे में गधा सब पकड़ लिया। बस समझ में रहा है ना। अरे एकदम कहानी है, एकदम मजा लेकर पढ़िए ना, समझिए कि फिल्म देख रहा है, ठीक है। और उस तरह देखिएगा, इमेजिंग कीजिएगा, जो बात हम बोल रहे हैं उसको आप सोचिए कि हाँ ये आ रहा है, ठीक है, ये पकड़ लिया, यहाँ पे सब बांध दिया। तो इस सबको इमेजिंग कीजिएगा ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में,
देखिए रात का लगभग कितना टाइम हो रहा है, रात का लगभग 2 बज रहा है, हम आपके लिए वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये अंदर का जुनून है और आपके अंदर भी ये जुनून होना चाहिए और उस जुनून को जगाइए, तब ना आएगा पढ़ने में मजा भाई। और देखिए आपको आगे बढ़ने से कौन रोकता है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है। बरनोटे क्या करता है, क्या करेगा भाई, तो जो फ्रांसीसी जहाज भारत आ रही थी माल से लदी हुई व्यापार करने के लिए, उन सभी जहाजों को एक गधा पकड़ लेगा बरनोटे। ये क्या करता है बरनोटे, कि जितनी भी फ्रांसीसी जहाज आ रही थी, यानी फ्रांसीसी जहाज को क्या कर लेगा, बोले क्या करेगा, यानी फ्रांसीसी जहाजों को ये क्या कर लेता है, फ्रांसीसी जहाजों को ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अब जब ये फ्रांसीसी जहाजों को बरनोटे पकड़ लेता है, तो अब उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था आपका कौन, डुप्ले। कौन था जी, डुप्ले था। अब बेचारा डुप्ले बहुत अच्छा आदमी था, पहले तो अच्छा था, बाद में ये भी धुरता ही करेगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये डुप्ले महोदय क्या करेंगे, ये जाएंगे किनके पास, बताइए किनके पास जाएंगे, सभी लोग बोलिए। तो डुप्ले महोदय जाते हैं किनके पास, अनवरुद्दीन के पास, क्योंकि कर्नाटक का नवाब कौन है, वहीं पर जहाज पकड़ा गया था। ये जाते हैं अनवरुद्दीन के पास, अनवरुद्दीन के पास, और अनवरुद्दीन से बोलते हैं, हे महाराज देखिए हमारी जहाज आ रही थी भारत व्यापार करने के लिए, हम कुछ भी नहीं किए हैं और हमारे जहाज़ों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। आप कृपया करके उन जहाज़ों को क्या कर दीजिए, छुड़ा दीजिए। बड़ा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अनवरुद्दीन कहाँ सुनने वाला है, कोई भी रिस्पांस नहीं देता है, डुप्ले की बातों को कोई महत्व ही नहीं देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः डुप्ले को कहाँ जाना पड़ता है। हम लोग पढ़े थे अगले वीडियो में, याद होगा। जो भाई अगले वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पहले उस वीडियो को देख ले, और उसके बाद ये आपको 100% समझ में आएगा। एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें उस समय हम क्या पढ़े थे, उसमें हम पढ़े थे कि एक मॉरिशस था, मॉरिशस, यानी फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब फैक्ट्री खोली थी, 1721 ईस्वी में। याद होगा सबको, 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने क्या की थी, अपनी फैक्ट्री खोली थी मॉरिशस में। अब ये डुप्ले महोदय कहाँ जाते हैं, पत्र लिखते हैं किनके पास, तो आपका मॉरिशस में क्या था, मॉरिशस के एक गवर्नर थे। मॉरिशस के क्या था जी, गवर्नर। कौन थे, ला बोर्डोने, याद रखिएगा, ला बोर्डोने, मॉरिशस के गवर्नर कौन थे, ला बोर्डोने, ला बोर्डोने, ला बोर्डोने के पास जाते हैं, या बोल सकते हैं पत्र लिखते हैं, ठीक है। और जाने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए हमारी जहाज फ्रांसीसी भाई, आप हैं फ्रांसीसी, हम हैं फ्रांसीसी, आप हैं मॉरिशस में, हम हैं इंडिया में। अगर आप पे कोई विपत आती है तो हम संभालेंगे, और हम पे कोई विपत्ति आती है तो आपको संभालना पड़ेगा। तो बोलते बात क्या है भाई, बोलो ना। अब ई क्या कहेंगे, ई कहता है कौन, आपका डुप्ले महोदय, कि देखिए हमारी जहाज आ रही थी और हमारी जहाजों को किसने पकड़ लिया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहे हैं। और इसका हम कंप्लेन कहाँ पर किए, आपका अनवरुद्दीन के पास, कर्नाटक का जो शासक था, लेकिन वो भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो अब भाई देखिए ये आपका ला बोर्डोने ये बात सुनकर पूरा आग बबूला हो जाता है। अंग्रेजों की इतनी हिम्मत कि अंग्रेज हमारे जहाज़ों को पकड़ लिए, चले हम देखते हैं क्या कर उपाय उनको, चलिए हम देखते हैं पूरा सेना और दल बल के साथ, और उनका उपाय करते हैं, देखते हैं वो क्या कर लेते हैं, कैसे हमारी जहाज को नहीं छोड़ते हैं, चलिए हम देखते हैं। ला बोर्डोने 3000 सेनाओं के साथ आता है, कितने, 3000 सेनाओं के साथ आता है ला बोर्डोने। कहाँ पर, मद्रास, अरे भैया हम मद्रास, ठीक है। ये ला बोर्डोने 3000 सेनाओं के साथ आता है मद्रास, और मद्रास पर किसका अधिकार था, तो अंग्रेजों का अधिकार था।
मद्रास पे किसका अधिकार था? मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार था। हम लोग पढ़े थे ना कि मद्रास में एक सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की गई थी 1640 ईस्वी में, याद है? तो वो सब पढ़े होंगे। ये जो हम पहले जो वीडियो पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं, जो पहले वीडियो डाल दिया गया है, अगर उसको क्रमबद्ध तरीके से देखिएगा ना तब खूब मजा आएगा, खूब समझने, मतलब 100% आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है? तो उसको आप पहले देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो, आज जो देखे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो अब देखिए होता क्या है, ला बोर्डोने क्या करता है? ला बोर्डोने 3000 सेनाओं के साथ, कितने हो गया? 3000, इकाई दहाई से 1000, तो 3000 क्या सेनाओं के साथ किस पर धावा बोल देगा जी? तो अंग्रेजों का जो क्षेत्र था मद्रास पर, किस पर? मद्रास पर धावा बोल देगा, ठीक है? और मद्रास पर जब धावा बोलेगा और मद्रास पर क्या करता है? ये धावा बोलता है, यानी मद्रास पर आक्रमण कर देता है और वहां पर अंग्रेज की सेनाओं और फ्रांसीसी की सेनाओं दोनों में जमकर युद्ध होता है और उस युद्ध में ये बुरी तरह से हार जाते हैं। कौन? अंग्रेज। बात समझ गए? अंग्रेज क्या हो जाएंगे? यहाँ पर पराजित हो जाएंगे और जो मद्रास है वो कौन ले लेगा? ला बोर्डोने। अब मद्रास पर किसका अधिकार हो गया जी? तो अब मद्रास पर ला बोर्डोने का अधिकार हो गया, ठीक है? अब देखिए क्या होता है, अंग्रेज खुद आएगा इनके पास। आप तो आए हैं मॉरिशस से, कहाँ आ गए इंडिया में अब हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने? तो बोले कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर आकर, हम तो मॉरिशस से आए हैं, हम मॉरिशस चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से आए हैं, इतनी सेना आई है, कितने लोगों की जान गई है, हम लड़े हैं, तो इसके मुआवजा तो हमें मिलना चाहिए। और वो मांगते हैं कितना? 40, क्या कितना मांगते हैं जी? 40,000 पाउंड, 40,000 पाउंड। क्या बोल सकते हैं? मद्रास को छोड़ने के लिए ये क्या मांगते हैं? मद्रास को छोड़ने के लिए 40,000 पाउंड। ये कहते हैं कि भाई हम चले जाएंगे यहाँ से, आपको क्या करना है कि आप 40,000 पाउंड हमको दे दीजिए और हम आपको मद्रास लौटा दे रहे हैं। बात समझ में आया? ये कहते हैं कि हमको 40,000 पाउंड दे दीजिए और हमको हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे रहेंगे थोड़े, हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको मद्रास लौटा देंगे। अंग्रेज क्या करते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, वो 40,000 रुपया दे देते हैं, 40,000 पाउंड दे देते हैं और मद्रास को ले लेते हैं। लेकिन डुप्ले कहाँ मानने वाला है? ला बोर्डोने ना छोड़ के चला गया, डुप्ले नहीं मानने वाला है। डुप्ले को खुरेचा गया है, उकेरा गया है, ये तो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। अब मान लीजिए कि बिरनी के खोता में आप हाथ डालिएगा तो छोड़ेगी आपको? नहीं ना छोड़ेगी जी। तो अब ये खोता में हाथ डाल दिए थे, अब भले ही ला बोर्डोने छोड़कर चला गया, लेकिन उसके जैसे ही जाते हैं ला बोर्डोने, तब तक कि डुप्ले क्या करता है? अपने सैन्य दल के साथ पुनः मद्रास पर आक्रमण करके मद्रास को फिर छीन लेता है अंग्रेजों से। अब बताइए ना, बेचारा वो सब पैसों दे दिया, ठीक है? अब जो क्षेत्र के लिए पैसा दिया था उस क्षेत्र उसके हाथों से निकल गया। अब ये जाएंगे कहाँ? फिर ये जाएंगे अनवरुद्दीन के पास। कौन? देखिए पहले गया था डुप्ले, डुप्ले में भी कोई गलती नहीं थी, वो पहले डुप्ले गया था अनवरुद्दीन के पास, लेकिन अनवरुद्दीन उस समय कोई एक्शन इस अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिए। लेकिन जब अंग्रेज जाता है किस अनवरुद्दीन के पास, तो अभी क्या होता है? एक्शन लेते हैं। अनवरुद्दीन आते हैं किनके पास? जब ये अंग्रेज गए अनवरुद्दीन के पास और बोले कि देखिए हमारे क्षेत्र पर यानी फ्रांसीसी ने आक्रमण कर जीत लिया था, छीन लिया था, हमसे 40,000 पाउंड भी मांगा, हम दे भी दिए, हमको क्षेत्र मिल भी गया, अब फिर डुप्ले उस पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को क्या कर लिया है? छीन लिया। अब आप ही बताएं हम क्या करें, आप हमारा हेल्प कीजिए। अब देखिए, अब अनवरुद्दीन की जो आपका चुप्पी है वो क्या हो जाती है? खुल जाती है। अब ये जाते हैं डुप्ले से बात करने। कौन? अनवरुद्दीन। अरे वही अनवरुद्दीन, हैदराबाद का निजाम, जो हैदराबाद का निजाम मुल्क कासिम जहाँ किसको बनाया था? अपने संबंधी को यहाँ बनाया था ना, इसीलिए हम पहले उसको बता दिए और फिर इसके बारे में और आगे जानना ही है, इसीलिए उसको जानना जरूरी था।
अब अनवरुद्दीन क्या होता है कि अनवरुद्दीन आते हैं किनके पास, डुप्ले के पास, और कहते हैं कि आप उनके क्षेत्र को वापस लौटा दीजिए। डुप्ले कहता है ये महाराज, हम ये क्षेत्र भले आपको दे सकते हैं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों को दे दीजिए, तो ये बात हम नहीं मानेंगे, हम अंग्रेजों को नहीं दे सकते हैं। चुपचाप अनवरुद्दीन वहाँ से आ जाता है। अब अंग्रेज बस सब चढ़ाता है कि आप तो शासक हैं यहाँ के, आपका बात नहीं मान रहा है। अब ये नहीं होता है, पूरा एकदम चढ़ाने के परिणाम स्वरूप ये आग बबूला हो जाते हैं और चल देते हैं, अपने सेना को उठाते हैं, और वहाँ पीछे से आपका अंग्रेज भी सपोर्ट करेगा, और वहीं होगा आपका सेंट थॉमस का युद्ध, जिसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी हम कहते हैं। ठीक है, आगे ना पॉइंट पे, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध यहाँ पर होगा। अब देखिए इसमें किस तरह का युद्ध हो रहा है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या होगा, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, थोड़ा इसको मिटा दे, इसको मिटा सकते हैं जी, चलिए मिटा देना है। ये सब की आवश्यकता अब नहीं है। अब क्या होता है देखिए, अब ये अनवरुद्दीन प्लस में क्या, अंग्रेज एक साथ है। ठीक है, और एक तरफ कौन है, फ्रांसीसी। एक तरफ कौन है आपके, फ्रांसीसी। और यहां अनवरुद्दीन प्लस अंग्रेज के बीच क्या हो जाता है, युद्ध होता है। ठीक है, कब ये युद्ध होता है, तो याद रखिएगा 1748 ईस्वी में। कब होगा, तो देखिए कर्नाटक यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक बोला गया है, इसका डेट आप नोट कर सकते हैं, 1746 से लेकर 1748 तक ये युद्ध हुआ आपका। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, फ्रांसीसी, अनवरुद्दीन प्लस अंग्रेज, मैंने अनवरुद्दीन और अंग्रेज एक साथ थे। एक तरफ कौन था, फ्रांसीसियों के पास सेना कितनी थी, तो मात्र इनके पास सेना थी लगभग 250 आपके होंगे, 250 आपके होंगे फ्रांसीसी सेना, 250 फ्रांसीसी सेना। फ्रांसीसी सेना प्लस 750 के आसपास आपके थे 750 के आसपास क्या थे आपके, इंडियन, भारतीय सेना। ठीक है, कुल मिलाकर कितना हो गए, तो कुल मिलाकर इनकी सेना लगभग हो गई 7 दूनी 9 1 10, यानी 1000 के आसपास, 1000 सेना इनकी है। और इधर महफूज खां के नेतृत्व में ये सभी सेनाएं आई थी, अनवरुद्दीन और अंग्रेज की। इनकी सेना लगभग कितनी थी, तो इनकी सेना थी आपका लगभग 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। ये कितनी थी, 10,000 सेनाएं थी। ठीक है, अब बताइए इधर 1000 सेना और इधर 10,000 सेना, बात समझ रहे कितना का अंतर है, 9,000 का अंतर है। लेकिन फिर भी अंग्रेज जो आपकी फ्रांसीसी सेना है ये भारी पड़ते हैं अनवरुद्दीन और अंग्रेजों की सेनाओं पर, क्योंकि यहाँ जो था ये आधुनिक तरह से युद्ध कर रहे थे और ये परंपरागत तरीके से युद्ध कर रहे थे। इनके पास हथियारों से भरे पड़े थे और इनके पास हथियारों की क्या थी, कमी थी। साथ साथ क्या हो जाएगा
यहाँ पर हम देखेंगे कि ये युद्ध चलता रहेगा, दोनों में युद्ध चलता रहेगा तब तक। इसी बीच क्या होता है, 1748 ईस्वी में यूरोप में ही एक संधि हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, यूरोप में एक संधि होती है। अब देखिए इस युद्ध को हम किस नाम जानेंगे, इस युद्ध को हम बोलते हैं सेंट थॉमस का युद्ध। क्या बोल सकते हैं, सेंट थॉमस का युद्ध, या कर्नाटक का प्रथम युद्ध बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, सेंट थॉमस का युद्ध। क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट थॉमस का युद्ध कब हुआ था, तो सेंट थॉमस का युद्ध कब हुआ था जी, तो हम बोल सकते हैं ना जी कि सेंट थॉमस का जो युद्ध हुआ था वो 1748 ईस्वी में हुआ था। अब ये युद्ध चल ही रहा था दोनों के बीच, ये दो जो युद्ध हो रहा है ये युद्ध चल ही रहा था कि यूरोप में क्या हो जाती है, यूरोप में एक हो जाती है संधि। क्या हो जाती है, यूरोप में हो जाती है संधि, किन किन के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और उस संधि को किस नाम से जाना जाता है, तो उस संधि को हम बोलते हैं एक्स-ला-चैपल की संधि। क्या बोलते हैं, एक्स-ला-चैपल की संधि, एक्स-ला-चैपल की संधि। ये कब होता है संधि, तो ये आपका होता है, ये भी उस डेट को होगा, यानी 1748 ईस्वी में होगा। 1748 ईस्वी में ये आपका संधि होता है। अब इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस संधि के परिणाम स्वरूप अदला बदली हो जाएगा। भाई तुम मेरे क्षेत्र को छोड़ दो, हम तुम्हारे क्षेत्र को छोड़ दे रहे हैं, बस कहानी खत्म। होगा क्या, इस संधि में हम देखेंगे कि जो आपका मद्रास है, मद्रास दो क्षेत्र थे ना, एक्स-ला-चैपल की संधि का परिणाम क्या निकला था, तो एक्स-ला-चैपल की संधि का परिणाम ये निकला था कि अमेरिका में लुई वर्ग था। अमेरिका में क्या था, अमेरिका में एक जगह था लुई वर्ग। क्या बोल सकते हैं, लुई वर्ग, ठीक है। और भारत में क्या था, आप बोल सकते हैं, भारत में हम क्या बोल सकते हैं, भारत में आपका यही क्या हो जाएगा, मद्रास। भारत में आपका मद्रास। अब देखिए अमेरिका में लुई वर्ग, जो आपका अमेरिका में क्या है, लुई वर्ग है, लुई वर्ग, इस पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का, ठीक है। अमेरिका में जो लुई वर्ग है इस पर अंग्रेजों का अधिकार था, और अंग्रेज इसे छोड़ देंगे, किसको दे देंगे, अंग्रेज का अधिकार था, और ये किसे दे देंगे, फ्रांसीसियों को, ठीक है। अंग्रेज ये लुई वर्ग किसको दे देंगे, फ्रांसीसियों को दे देंगे। और उसी प्रकार यानी भारत में जो मद्रास था ये कौन जीता था अभी, फ्रांसीसी। ये किसके हैंड में था, फ्रांसीसियों के हैंड में था। ये आपका लुई वर्ग अंग्रेजों के हैंड में था, और ये किसको दे देते हैं, फ्रांसीसियों को। उसी प्रकार ये जो मद्रास है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है अभी, तो ये फ्रांसीसियों का। और ये किसे दे देंगे, तो ये दे देंगे अंग्रेजों को। संधि हो गई समाप्त। और इसी एक्स-ला-चैपल के संधि के तहत यानी लुई वर्ग या अमेरिका का जो लुई वर्ग क्षेत्र था वो उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, फ्रांसीसियों का। और जो मद्रास था ये जो आपका डुप्ले महोदय ने क्या किया था, जीता था, और ये दे दिया जाए किसको, आपको अंग्रेजों को। तो इस तरह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हुई हो तो आप कृपया करें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप वहां पर अपनी राय दीजिए। और जितना से जितना अधिक हो सके आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना देर तक और इतना रात तक जागकर आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढ कर और आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं हम लोग। तो इसका बस देखिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस यही कि आप जितना अधिक हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए आप लोग ये काम करते हैं तो थोड़ा सा व्यूअर बढ़ता है, तो एक अंदर से क्या होता है, एक अंदर से जुनून बना रहता है, ठीक है, कि चलिए भाई इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है और हम ये काम में लगे रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका दूसरा पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। और वो होगा आपका, ये तो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया, हम फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।